हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए बिहार TG2 के सिलेक्शन के लिए मॉडल पेपर्स बनाऊंगा। मैं बच्चों आप लोगों के लिए 10 मॉडल पेपर्स बनाऊंगा। अगर आप ये 10 मॉडल पेपर्स पढ़ के चले आते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे और बिहार TG2 के लिए झंडा गाड़ के आएंगे। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए मुख्य शर्त है। मतलब कह रहा है जो अल्टरनेटर है उसके सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम के लिए क्या शर्त है। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और लोड समान होना चाहिए, चार्ज और लोड समान होने चाहिए, चार्ज और वोल्टेज समान होने चाहिए। तो बच्चों सिंक्रोनाइजेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होगा, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। निम्न में से कौन सा भाग स्टीम पावर जनरेटर का नहीं है। ठीक है, स्टीम पावर प्लांट होगा यहाँ पे। ठीक है, पावर प्लांट। ठीक है, निम्न में से कौन सा भाग स्टीम पावर प्लांट का भाग नहीं है। इकोनोमाइजर, बॉयलर, वाटर टरबाइन, सुपर हीटर। तो देखिए, इकोनोमाइजर होता है, बॉयलर होता है, सुपर हीटर होता है। ठीक है, इकोनोमाइजर क्या करता है, ये फीड वाटर को गर्म करता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाटर टरबाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी इंस्टॉलेशन के अधिकतम धारा लीकेज की स्वीकार सीमा कितनी है। पूर्ण लोड करंट का 1/250, पूर्ण करंट का 1/3.500, पूर्ण लोड करंट का 1/150, पूर्ण लोड करंट का 1/5000। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पूर्ण लोड करंट का 5000वां हिस्सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायस के मानक के अनुसार बिजली और पंखों में उप परिपथ का अधिकतम भार डैश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 1000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 1200 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 1500 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। डीसी मोटर की गति बढ़ने पर कौन सा प्रचालन बढ़ता है। ठीक, चालकों की संख्या, क्षेत्र अभिवाह, फ्लक्स डेंसिटी जिसे बोलते हैं, और मतलब फ्लक्स की बात कर रहा है, मशीन ध्रुव मतलब पोल्स की बात कर रहा है, और ईएमएफ। देखिए क्या होता है कि n इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EB/φ। मतलब कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो फ्लक्स कम होंगे, और अगर फ्लक्स ज़्यादा होंगे तो स्पीड कम होगी। और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB, मतलब बैक EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, EMF। मतलब अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका EMF भी बढ़ेगा। विद्युत उपकरणों की स्थापना के समय फ्यूज को हमेशा किससे जोड़ा जाता है। ठीक है, अर्थवायर से श्रृंखला क्रम में, मतलब अर्थवायर के सीरीज में जोड़ेंगे। फेज केबल से सीरीज में, मतलब जो आपकी फेज केबल हो उसके सीरीज में। फेज केबल से समांतर क्रम में, फेज केबल के समांतर क्रम में नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फेज केबल के हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी आपसे फ्यूज की रेटिंग भी पूछ लेगा, तो इसकी रेटिंग क्या होती है, एम्पियर में होती है। ठीक है, ये भी याद देखिएगा, जो फ्यूज की रेटिंग होती है ये क्या होती है, एम्पियर में होती है। ठीक, फ्यूज रेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर सब सर्किट में प्रत्येक पथ में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं बच्चों, 2 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी
जनरेटर के इंटरपोल फील्ड कॉइल को कैसे संयोजित किया जाता है? देखिए इंटरपोल समझ लीजिए पहले क्या होता है। इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। इंटरपोल्स का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब कैसे संयोजित किया जाता है चलिए देख लेते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज, फील्ड वाइंडिंग के साथ समांतर कॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये जो आपका इंटरपोल्स होता है इनको हमेशा हम आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉगिंग ऑपरेशन को और क्या कहा जाता है? ईचिंग कहा जाता है, ब्रेकिंग कहा जाता है, रनिंग कहा जाता है, ट्रिपिंग कहा जाता है। तो जो आपका जॉगिंग होता है ऑपरेशन उसको हम लोग ईचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ईचिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर ओवरलोड रिले कितना होता है? ठीक, फुल लोड का 25%, फुल लोड करंट का 50%, मोटर का पूर्ण लोड करंट फुल लोड करंट का 58%। तो इसमें आंसर क्या होगा, फुल लोड करंट का 58%। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है। 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। तो देखिए क्या होती है, आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम लोग 2 वाइंडिंग करते हैं और दोनों वाइंडिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। अगर हम बात करें 3 फेज़ की, तो 3 फेज़ ये आपका 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की बात करें तो आपके 3 फेज़ में 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में 3 फेज़ वाइंडिंग होती है। तो 2 फेज़ों के बीच में कितना डिग्री अंतर होता है? 120 डिग्री। अगर आपसे 3 फेज़ की बात करें तो 120 डिग्री बताएंगे, अगर सिंगल फेज़ की बात करें आप तो 90 डिग्री बताएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। जब किसी डीसी सीरीज जनरेटर को लंबी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर कहेंगे, शंट जनरेटर कहेंगे, बूस्टर कहेंगे, मोटर कहेंगे। तो देखिए डीसी सीरीज जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, उसको बूस्टर कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का योक बना होता है। देखिए योक क्या होता है, इसको हम लोग और नाम से भी जानते हैं। योक को हम लोग क्या कहते हैं, योक को हम लोग फ्रेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, ठीक है, मशीन का ढांचा भी कहते हैं। तो किसका बना होता है, लोहे का, कास्ट आयरन का, तांबे का, चांदी का। तो बच्चों ये क्या होता है, छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन, और बड़ी मशीन में कास्ट स्टील, ठीक। अब इसका काम क्या होता है, इसके कई काम हैं। ये क्या करता है, मशीन के सभी भागों को धारण करेगा और क्या करेगा, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का क्या करता है, रास्ता देता है, ठीक है। और क्या करेगा, मशीन को बाहरी घातों से ये बचाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकोमोटिव में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? शंट मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों लोकोमोटिव में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण जो है हम लोग लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर को प्रयोग करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। अब कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है और नॉन होता है। तो बच्चों आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? 50 से 60% तक होती है। ठीक है, इसकी जो इफिशियंसी होती है बच्चों, इसकी इफिशियंसी 50 से 60% होता है। और ये आपका क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? N1 बड़ा होता है N2 से। ठीक है, N1 बड़ा होता है N2 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस होता है, अनंत होता है, जीरो होता है, लो होता है, हाई होता है। तो जो आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग का कारण है हार्मोनिक्स, हाई लोड, लो वोल्टेज सप्लाई, नन। हार्मोनिक्स क्रॉलिंग क्या होता है बच्चों कि कभी कभी जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, वो अपने सामान्य गति से अपनी सामान्य गति का 7वां भाग के बराबर स्पीड पे चलती है। मेरी बात समझिएगा क्या कह रहा हूँ कि जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है कभी कभी क्या होता है कि ये अपनी सामान्य गति की 7वें भाग की स्पीड के बराबर चलती है, जिसके कारण क्या होता है, जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। और इसमें क्या होता है? हार्मोनिक्स क्या होता है? ऑक्सीलेशंस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? हार्मोनिक्स। कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, थ्री पिन टाइप स्टार्टर। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग 20 HP के ऊपर की मोटरों में करते हैं। 20 HP की जो ऊपर मोटरें होंगी उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग करते हैं। डोल स्टार्टर जो होता है आपका 3 HP से लेकर 5 HP तक की मोटरों में हम लोग करते हैं। ठीक है, और जो आपका स्टार डेल्टा होता है ये आपका 5 to 20 HP तक की मोटरों में करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डोल स्टार्टर। और जो आपका 3 पिन स्टार्टर है ये आपका DC शंट और कंपाउंड में प्रयोग होते हैं। ये किस में होता है? शंट कंपाउंड। DC शंट और कंपाउंड मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं और 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग सीरीज मोटर में करते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, मिक्सर और ग्राइंडर में किया जाता है। शंट मोटर का, कैपेसिटर मोटर का, सैडेड पोल का, यूनिवर्सल का। तो देखिए कैपेसिटर क्या होती है? पंखों में यूज होती है। ठीक है, और जो सैडेड पोल होती है कि खिलौनों में यूज होती है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है एक ऐसी मोटर है जो AC और DC दोनों पे काम करती है और इसके जो गुण होते हैं DC सीरीज मोटर से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसी के प्रयोग हम मिक्सर और ग्राइंडर में करते हैं। केबल का सर्ज रेजिस्टेंस कितना होता है? यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, केबल का सर्ज रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है, 10 ओम है, 50 ओम है, 25 ओम है। तो आपका केबल का सर्ज रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनेस इफिशियंसी की दक्षता होती है। इसमें थोड़ा गलत लग गया है। ल्यूमिनेस इफिशियंसी का मात्रक की यूनिट है, आपसे यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है। तो ल्यूमिनेस इफिशियंसी की यूनिट होती है आपकी ल्यूमन पर वाट। ठीक है, या कह सकते हैं आपसे कि लैंप की दक्षता का फॉर्मूला यूनिट क्या है? ल्यूमन पर वाट है। ल्यूमन जो है आपका ये ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है। ल्यूमिनस फ्लक्स ये आपका इंटेंसिटी का है। कैंडेला जो है आपका इंटेंसिटी का है। लक्स जो है आपका इल्यूमिनेशन का है।
तो ये सब आपको यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण भार ट्रांसफार्मर में 80 वाट टार्म हानियाँ है, अर्ध भार पर यानी होगी 800 वाट, 400 वाट, 200 वाट, 40 वाट, ठीक। तो अब देखिए फुल लोड पे आपकी 800 वाट है, तो हाफ लोड पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4 इंटू ताम हानिया, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 800, तो ये आ जाएगा आपका 200, तो 200 वाट हानियाँ होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 251 वोल्ट से 650 वोल्ट के बीच वोल्टेज रेंज क्या कहलाती है? हाई वोल्टेज कहलाती है, सुपर हाई वोल्टेज कहलाती है, मीडियम वोल्टेज कहलाती है, लो वोल्टेज कहलाती है। तो आपकी क्या हो, देखिए हाई वोल्टेज आपका क्या होगा 650 से ऊपर, ठीक है। सुपर हाई क्या होगा आपका 11,000 से ऊपर। मीडियम वोल्टेज क्या होगा आपका 250 वोल्ट से 650 वोल्ट, और लो वोल्टेज क्या होगा 250 वोल्ट से बिलो। ये सब आपको पता होना चाहिए। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क के लिए डिज़ाइन की गई है। देखिए जो आपका सस्पेंशन इंसुलेटर है ये आपका डिस्क इंसुलेटर से बनता है, और हर एक डिस्क इंसुलेटर की वैल्यू क्या होती है 11 kV होती है, ठीक। या ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाई ट्रांसमिशन लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो या तो आपको ऑप्शन दे देगा सस्पेंशन या आपको दे देगा डिस्क इंसुलेटर, ठीक है। इन्वर्टर करता है कन्वर्ट डीसी टू एसी, मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट डीसी टू डीसी, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट एसी टू एसी। तो देखिए कन्वर्टर जो होता है आपका ये क्या करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेगा इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है आपका क्या करेगा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका रेक्टिफायर, ठीक। डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका चॉपर, और एसी को एसी में कन्वर्ट करता है आपका साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए आपको। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमेय आवृत्ति भिन्नता है 1%, 2%, 3%, 4%। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 3%। और जो आपका इंडिया में फ्रिक्वेंसी है वो क्या है आपकी 50 हर्ट्ज है, इंडिया में और ब्रिटेन में। और बाहर कंट्री में क्या आपका 60 हर्ट्ज है। बाहर कंट्री क्या जैसे आपका जापान हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है आपकी कितनी है 60 हर्ट्ज है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है वेरी लो होता है, 0 होता है, मीडियम होता है, हाई होता है। देखिए सीरीज मोटर में क्या होता है टार्क जो होता है फाई IA होता है, और फाई क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके आर्मेचर करंट के। तो यहाँ पे जो टार्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा IA² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या होगा हाई होगा। स्टार्टिंग टार्क हर डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होने के कारण ही इसका प्रयोग हम लोग लोकोमोटिव में करते हैं। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉसेस होते हैं, मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, हाई होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका कोरोना लॉसेस होते हैं वो क्या होता है मिनिमम होते हैं, ठीक है। और एसी में क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक। ये आपका डीसी में मिनिमम और एसी में ज़्यादा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम वेपर लैम्प में कौन सा रंग निकलता है? येलो निकलता है, पिंक निकलता है, ग्रीन निकलता है और ब्लू निकलता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा येलो निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 970 RPM पे चल रही है, घूर्णक धारा की फ्रिक्वेंसी कितनी हो? चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए N इक्वल टू क्या होता है 120 F/P, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा PN/120। पोल आपके कितने दिए 6, स्पीड कितनी दी है 970,
120 कैंसिल हो गया। छः कम छः दूनी, तो ये जाएगा आपका 97.2। ठीक, तो अब ये क्या, हमको क्या निकालना है, रोटर की फ्रिक्वेंसी निकालना है। ठीक, तो ये तो आपकी किसकी हो गई, ये तो आपकी स्टेटर की होगी। ठीक है, अच्छा तो हमको निकालना है, तो पहले हम स्लिप निकाल लेते हैं। स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लिप चलिए निकाल लेते हैं। स्लिप इक्वल टू, अब इसकी जो 970 है तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 1000 होगी, माइनस 970 बटे 1000। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 बटे 1000। ठीक, और देखिए एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू एफ होता है, और एफ की वैल्यू क्या, 97/2। तो काटिए, इसको काट पीट करिए, इसको करिए, तो देखिए बच्चों यहाँ से स्लिप आपकी कितनी आएगी, इसको काट दीजिए पहले इसको, तो ये आपकी आएगी 0.03। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, स्लिप हो गई। अब आपको क्या कर रहा है, इसको छोड़िए, यहाँ पे आपको दिया 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रोटर की फ्रिक्वेंसी निकालें तो क्या होगा, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। आपको कितने दिए, ये आपकी निकली 0.03, और इसको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से अगर हमने ध्यान नहीं दिया बच्चों, तो 0 5 15। ठीक, तो ये आ जाएगी 1.5 हर्ट्ज, कितनी आ जाएगी, 1.5 हर्ट्ज। ठीक, हमने ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको दी थी, हम निकालने लग गए थे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 हर्ट्ज। भार में वृद्धि के साथ डैश डैश स्थिर गति दर्शाता है, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर पे लोड का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसका इसका क्या होता है, स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है, स्पीड रेगुलेशन रेगुलेशन बेस्ट होता है। और सीरीज मोटर का स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनोमाइजर का उपयोग डैश डैश को गर्म करने के लिए किया जाता है, वायु को, गैसों का प्रवाह, फीड वाटर, ये सभी। तो बच्चों इकोनोमाइजर का प्रयोग हम लोग फीड वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेंज होती है 3 kV से 30 kV, 45 kV से 60 kV, 60 kV से 110 kV, 115 kV से 500 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 115 kV से 500 kV। किसी परिपथ में फ्यूज डैश डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ओपन सर्किट, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ओपन सर्किट और ओवरलोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के लिए हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक डैश डैश होती है, डीसी शंट मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है। देखिए स्टेपर मोटर जो होती है ये आपकी स्टेप में चलती है, मतलब एंगल के फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सिंक्रोनस मोटर है। ठीक, एक आदर्श डीसी जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन होता है, हाई होता है, लो होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो आप आदर्श की बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जिसका वोल्टेज रेगुलेशन आपका जीरो होगा वो क्या होगा, वो आदर्श होगा। ठीक है, अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, ठीक है, किलोवाट में होती है, केवीए में होती है, एम्पियर आवर में होती है, नन। तो देखिए किलोवाट में क्या होता है, जनरेटर और मोटर की रेटिंग होती है। ठीक है, डीसी जनरेटर और मोटर की रेटिंग आपकी किलोवाट में होती है। केवीए में रेटिंग होती है आपकी अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की। केवीए में अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। एम्पियर आवर में आपकी बैटरी की होती है। फ्यूज की रेटिंग आपकी एम्पियर में होती है। ठीक,
और मोटर की एचपी में भी होती है, मोटर की एचपी में भी होती है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, नन। तो अब देखिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके रोटर में जड़त्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक्साइटर का प्रयोग करते हैं। एक्साइटर क्या क्या होते हैं आपके? आपके होते हैं पोनी मोटर होती है, शंट मोटर होती है, बैटरी से भी एक्साइट कर सकते हैं, ये सब आपके एक्साइटर होते हैं, ठीक है। और इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। वी कर्व डैश डैश के बीच होता है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में, आर्मेचर करंट और कॉस फाई के बीच में, फील्ड करंट और कॉस फाई के बीच में। तो बच्चों जो वी कर्व होता है ये आपका फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में होता है, और जो आपका इन्वर्स वी कर्व होता है वो फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर करेगा, सेल्फ इंडक्शन में करेगा, A+B नन। तो जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है, ठीक है।